18 भारत के अध्याय 18 भारत के गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर विलियम हेजेज था। प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रोजर ड्रैक था। प्लासी का युद्ध 1757 हुआ तो 1757 को, तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रोजर ड्रैक थे। गवर्नर जनरल तो उसके बाद आया कौन था? रोजर ड्रैक। लॉर्ड क्लाइव का देखते हैं। कार्यकाल 1757 से 1760 व 1765 से 1767 ईस्वी। क्लाइव भारत के ब्रिटिश शासक का वास्तविक संस्थापक था और ये 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा। प्लासी का युद्ध 1757, इलाहाबाद की संधि 1765 और बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक। श्वेत विद्रोह का दमन, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार व रिश्वत पर रोक लगाने के लिए सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना। क्लाइव के विरुद्ध महाभियोग लाया गया। ठीक है। और क्लाइव के जीवन का दुखद अंत आत्महत्या द्वारा हुआ। कंपनी का सैनिक और असैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। फरवरी 1760 से 1 जुलाई 1760 तक हॉलवेल कार्यकारी गवर्नर रहा। ठीक है। तो इसके जो काम है एक बार और देख लेते थे। कार्यकाल ठीक है 1767 तक है। क्लाइव भारत के ब्रिटिश शासक का वास्तविक संस्थापक था और 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा। प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था इसके काल में, और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। ठीक है। और बंगाल में द्वैत शासन इन्होंने लगाया था। ठीक है। श्वेत विद्रोह का दमन किया था इन्होंने, और कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार व रिश्वत पर रोक लगाने के लिए सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना इन्होंने की थी। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना। ठीक है। और क्लाइव के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था। उसके बाद आता है वेंसीटार्ट। ये 1760 से 1765 तक रहा। क्लाइव के दोनों कार्यकालों के बीच वेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर रहा। वेंसीटार्ट ने 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। बक्सर का युद्ध इसी समय हुआ था। बक्सर का युद्ध भी इसके समय हुआ था। किसके समय हुआ था? वेंसीटार्ट के समय हुआ था बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव, जो क्लाइव था उसके काल में हुआ था। ठीक है। लेकिन बक्सर का युद्ध वेंसीटार्ट के काल में हुआ। ठीक है। वेरेलस्ट, ये जो वेरेलस्ट था 1767 से 1769 ईस्वी तक, और उसके बाद कार्टियर आया। इसका कुछ खास काम था नहीं। 1769 से 1772 ईस्वी तक था कार्टियर। ठीक है। और 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, तो अकाल इसके कार्टियर के काल में पड़ा था। ठीक है। कार्टियर था। कौन था गवर्नर? कार्टियर। उसके बाद आया वॉरेन हेस्टिंग्स। ये 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है। और बंगाल का ये अंतिम गवर्नर था, और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो भी ये था। ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में, वो किसके शासनकाल में, कार्यकाल में? कार्टियर। ओके। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और अरबी, फारसी, बंगाली भाषा का अच्छा जानकार था ये। ठीक है। और 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना तथा न्यायालयों में मुंशी नियुक्त किन्होंने किए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किए थे। और 1772 में इजारादारी प्रथा का प्रारंभ भी इसने किया था। और 1772 ईस्वी में बंगाल में जो डायार के ये द्वैत शासन का है जो अंत भी इन्होंने किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। और 1772 से 1774 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, और 1774 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। और कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया। ठीक है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इनके काल में हुआ था, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इनके काल में। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 वो भी इनके काल में। और नंद कुमार अभियोगी वो फांसी 1775 में इनको दी गई थी, तो वो भी इनके शासनकाल में दी गई थी। ठीक। और बनारस के राजा छेद सिंह को गद्दी से हटाया गया। अवध की बेगमों से जबरन धन वसूली। 1773 ईस्वी में बनारस की संधि द्वारा अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद के जिले 50 लाख रुपए में बेचे। रूहेला का युद्ध 1773 से 74 में हुआ था, इनके काल में हुआ था। ठीक है। 1772 ईस्वी में बंगाल की राजधानी कलकत्ता भी इनके काल में बनी थी, और कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत बनाई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू हुआ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ। एशियाटिक सोसाइटी का संरक्षक बना। 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना, और राजकोषीय कोषागार मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया। ठीक है। तथा कलकत्ता में सरकारी
टकसाल की स्थापना की गई। दस्तक प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया और पंचवर्षीय भूमि बंदोबस्त किया गया था। पंचवर्षीय भूमि बंदोबस्त किया गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वॉरेन हेस्टिंग। और राजस्व एकत्रण और प्रशासन व्यवस्था के लिए कलेक्टरों की नियुक्ति किया। ठीक है, और कोस जुरा के राजा मुकदमे के मामले में उच्चतम न्यायालय वो हेस्टिंग में टकरा हुआ और उसे भारत का पिट्टू और पूर्व का छतम भी कहा जाता है। और लगान बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। सीमा शुल्क वसूलने के लिए कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और हुगली और पटना में 5 चौकियों की स्थापना की। और 1780 में नमक और अफीम के व्यापार को पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में किया। तो 1780 में नमक और अफीम को सरकारी नियंत्रण में पूर्णतः किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। और हिंदुओं व मुस्लिम के लिए पृथक हिंदू कोड और मुस्लिम कोड बनाए थे, तो ये भी आपके वॉरेन हेस्टिंग ने लाए थे। ठीक है, और सन्यासी विद्रोह का दमन भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम हुआ था। सन्यासी विद्रोह का दमन किसके कार्यकाल में हुआ था, किसके टेन्योर में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के काल में। और इंग्लैंड लौटने पर 1785 ईस्वी में बर्क द्वारा उसके विरुद्ध महाभियोग लाया गया। महाभियोग भी वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ लाया गया था तथा उसे अंत में दोष मुक्त कर दिया गया। और मोहम्मद रजा खां वो सिताब राय क्रमश बंगाल और बिहार के नायब दीवान थे, उस पर मुकदमा चलाकर उन्हें पद से हटा दिया गया। देशी रियासतों के प्रति रिंग फेंस की नीति शुरुआत भी इन्होंने की थी। ठीक है, और सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति या रिंग फेस इसको कहते हैं, वो भी हेस्टिंग से ही संबंधित है। और राज वल्लभ को भू राजस्व रिकॉर्ड रखने के लिए नियुक्त किया। और कंपनी के व्यापारिक माल की खरीद के लिए व्यापारिक मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, और जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई। और जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में त्यागपत्र दिया। 1784 के पिट्स एक्ट के विरोध में त्यागपत्र दिया। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 कार्यवाहक गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। कॉर्नवालिस ने भारत इस शर्त पर आना स्वीकार किया कि वे गवर्नर जनरल के साथ भारत के सेनापति भी रहेंगे। और न्यायिक संगठन की स्थापना की। ठीक है, और जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त करके उसके स्थान पर कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 प्रांतीय भ्रमणकारी न्यायालयों सर्किट कोर्ट की स्थापना की। और बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी 22 मार्च 1793 22 मार्च। ठीक है, और कॉर्नवालिस संहिता 1793 भी इनके काल में आई थी। और कॉर्नवालिस ने 1786 ईस्वी में मजिस्ट्रेट, कलेक्टर व जज के कार्य एक ही व्यक्ति को सौंप दिया। और कलेक्टर को प्रत्येक जिले में राजस्व निर्धारण और वसूली का उत्तरदायित्व दिया गया। किंतु 1793 की कॉर्नवालिस संहिता में राजस्व संग्रहण व न्यायिक कार्य को 2 अलग अलग व्यक्तियों को सौंपकर न्यायिक क्षेत्र शक्ति के पृथकीकरण सिद्धांत को भारत में लागू किया। और भारतीय नागरिक सेवा लोक सेवा की स्थापना की। सिविल सेवा प्रशासनिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस ने भारत की पर संविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। कॉर्नवालिस प्रत्येक भारतीय को भ्रष्टाचारी मानते थे। और 1789 ईस्वी में भारत से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध भी इनके काल में लगा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। उच्च पदों पर भारतीय की नियुक्ति बंद, क्योंकि वह समस्त भारतीयों को विश्वास योग्य नहीं मानता था। तो कॉर्नवालिस से वो सभी भारतीयों को भ्रष्टाचारी मानता था और किसी भी भारतीय को विश्वास योग्य नहीं मानता था। तो इसलिए उन्होंने उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति है जो बंद कर दी थी। ठीक है, और पुलिस थानों की स्थापना व नए पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। और कॉर्नवालिस ने अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, किंतु यॉर्क टाउन के युद्ध 1781 में उसे जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने हथियार डाल दिए। कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी में दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, किंतु भारत पहुंचते ही 1805 ईस्वी में कुछ माह बाद गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उसकी मृत्यु हो गई। और गाजीपुर में ही उसकी समाधि बनी हुई है। और 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला ये एकमात्र व्यक्ति था। और इससे पहले क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर बना था, न कि गवर्नर जनरल। इससे पहले वो 2 बार क्या बना था? गवर्नर बना था। 2 बार गवर्नर भी बना और 2 बार गवर्नर जनरल भी बना। और 2 बार गवर्नर जनरल बनने वाला ये एकमात्र व्यक्ति था। उसके बाद सर जॉन शोर, ये 1793 से 1798
98 हैदराबाद व अन्य देशी राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप तटस्थता की नीति और 1793 का चार्टर एक्ट पारित। मुगल सम्राट शाह आलम को अंग्रेज संरक्षण में लिया। मराठों ने निजाम को 1795 में खारदा या खुर्दा के युद्ध में पराजित किया। केवल अवध के उत्तराधिकार के मामले में 1797 में हस्तक्षेप किया। वह उर्दू, फारसी, अरबी, लैटिन व ग्रीक भाषाओं का जानकार था। बंगाल अधिनियम 21 द्वारा 1795 ईस्वी में शिशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो ये देखा। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली देते 1798 से 1805 ईस्वी। वेलेस्ली को कंपनी का अकबर भी कहा जाता है। वेलेस्ली के खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। उसने सहायक संधि की प्रणाली इन्होंने शुरू की थी, और जिसके तहत देशी राजा कंपनी की सेना तथा एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने यहाँ रखते थे, और इसके बदले एक निश्चित रकम कंपनी को देते थे एवं विदेशी कंपनी भी कंपनी के अधीन कर देते थे। ठीक है, और सहायक संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निजाम, फिर मैसूर 1799, फिर तंजौर 1799 में, और अवध 1801 में, और पेशा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1803 में सहायक संधि स्वीकार की, और फर्रुखाबाद, कर्नाटक, सूरत, तंजौर का शासन प्रबंध अपने हाथ में लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी वेलेस्ली के काल में हुआ था, और 1799 में टीपू सुल्तान को पराजित किया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना कलकत्ता में वो वेलेस्ली ने की थी। ठीक है, और इसके प्रिंसिपल हेनरी कोलब्रुक थे, किंतु यह कॉलेज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण 1802 में बंद कर दी गई, और 1801 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया। 1804 ईस्वी में 1804 के अधिनियम 3 द्वारा बाल हत्या पर पाबंदी लगा दी गई, और वेलेस्ली को ईसाई मिशनरियों का विध्वंसक कहा जाता है। क्योंकि इसने मार्च, कैरी और वर्ड को कोलकाता से निकाला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी। इनकी भारत आते ही गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अकस्मात मृत्यु हो गई, और गाजीपुर में इनका मकबरा है। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी तक ये रहा। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह और सिपाहियों को पकड़ी व तिलक की मनाही करने के कारण हुआ। इस आदेश के समय मद्रास का गवर्नर विलियम बेंटिक था, और उसने यह आदेश लागू किया था। क्योंकि जॉर्ज बार्लो अस्थायी गवर्नर था, अतः मिंटो प्रथम के आने के बाद बार्लो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक। ठीक है, और भारत आने से पूर्व वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। मिंटो प्रथम बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। 1809 ईस्वी में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की, और 1813 का चार्टर एक्ट इसके काल में ही पारित हुआ। 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में ही पारित हुआ, और 1809 ईस्वी में फारस के शाह के साथ वो अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा के साथ संधि भी लॉर्ड मिंटो ने की थी। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, किन के अंडर में हुआ था? लॉर्ड मिंटो प्रथम के अंडर में हुआ था। ठीक है, और मिंटो ने मेलकॉम को भेजकर पर्शिया के साथ संधि भी इन्होंने की थी, अफगानिस्तान और फारस के साथ। अफगानिस्तान का शाह शुजा, फारस का शाह। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स और सुरक्षित घेरे की नीति के कारण अधीनस्थ अलगाव पार्थ की नीति इन्होंने अपनाई थी। ठीक है, और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी तक इन संगोला की संधि की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। ठीक है, 1817-1818 तथा संपूर्ण मराठा साम्राज्य का कंपनी साम्राज्य में विलय लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। और पिंडारियों का दमन इन्होंने किया था। और बंगाल में 1822 में काश्तकारी अधिनियम और टेनेसी एक्ट और कलेक्टर को पुनः न्यायिक अधिकार प्रदान करते हुए कॉर्नवालिस के विधि संहिता में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया। इसके बाद आता है जैन एडम्स 1823 ईस्वी। 1823 में लॉर्ड हेस्टिंग्स व
लॉर्ड एमहर्स्ट की अनुपस्थिति में जॉन एडम्स ने कार्य संभाला। वह कलकत्ता काउंसिल का प्रमुख सदस्य था। जॉन एडम्स का नाम समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए बदनाम है। ठीक है, जॉन एडम्स का नाम समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए बदनाम है। उसने कलकत्ता जर्नल के संपादक श्री बर्किंघम के विरुद्ध कार्रवाई की और समाचार पत्रों के लिए 1823 में अनुज्ञप्ति नियम लाइसेंसिंग बनाया था। तो मतलब रोक लगाने के लिए कौन जाना जाता है समाचार पत्रों पर? जॉन एडम्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल रहा और प्रथम बर्मा जो युद्ध हुआ था 1824-26 में, बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह 1824 और भरतपुर विजय 1826, ये एमहर्स्ट में की थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक। ठीक है, और बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। वेरी इंपॉर्टेंट। और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इससे पहले इनका पद नाम बंगाल का गवर्नर जनरल था। और एक्ट 17 द्वारा सती प्रथा की समाप्ति 4 दिसंबर 1829 और नरबली प्रथा पर प्रतिबंध भी विलियम बेंटिक ने लगाया था। ठगी प्रथा की समाप्ति और इस कार्य में कर्नल स्लीमैन ने सहयोग दिया और कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में एक विभाग का गठन किया और ठगों के चरित्र सुधार हेतु जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय की स्थापना और कन्या वध का निषेध इन्होंने किया था। और सरकारी सेवाओं, धर्म, जाति, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभावपूर्ण नीति का समाप्त करने की जो घोषणा है वो भी इन्होंने की थी। और 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इनके काल में हुई थी। ठीक है, विलियम बेंटिक। और 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग भी इनके शासनकाल में गठित हुआ था और मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण। आंग्ल प्राच्य विवाद। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। मैकाले अनुशंसा मिनट द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाया गया था। मैकाले मिनट। बेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। बेंटिक का जो कार्यकाल है वो किसके लिए जाना जाता है? जनरली शिक्षा सुधारों के लिए। और अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी एवं भारतीय भाषाओं के प्रयोग की जो अनुमति है वो भी बेंटिक ने दी थी। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी और आगरा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और इलाहाबाद में सदर दीवानी व सदर निजामत अदालत की स्थापना। इलाहाबाद में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना। जूरी प्रथा की बंगाल में शुरुआत 1832 में और डिविजनल कमिश्नर और मंडल आयुक्त की नियुक्ति की 1831 में। मैसूर 1834 में कुर्ग तथा कछार रियासतों का विलय कर दिया गया और मालवा की अफीम को मुंबई से निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी करने प्रारंभ किए। अदालती भाषा के रूप में फारसी को हटा दिया व भारतीय भाषाओं के प्रयोग की आज्ञा दी। बेंटिक ने कर्नल पॉटिंगर को सिंध के अमीरों के साथ व्यापारिक संधि करने के लिए भेजा। पंजाब महाराजा रणजीत सिंह बेंटिक रोपड़ नामक स्थान पर 1831 में मिला और बेंटिक ने फ्रांस क्रांति एवं नेपोलियन युद्धों में भाग लिया था और बेंटिक एक कट्टर विहग उत्तरवादी था। ठीक है, और बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया था, ऑर्गेनाइज्ड किया था। चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 ईस्वी। समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने के कारण इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, हमने एडम्स पढ़ा था जब उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है, जबकि इन्होंने हटाए थे। तो चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। स्टुअर्ट एल फिंस्टन ये 1836 में फिर मतलब किसी कारण कोई मृत्यु हो गई होगी इनका या कुछ भी हुआ होगा तो मतलब ये कार्यकारी होगा, गवर्नर जनरल बना था। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आया था 1836 से 1842 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके काल में हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड में और कंपनी रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय जो संधि हुई थी और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत है वो लॉर्ड ऑकलैंड ने कराई थी। 1840 ईस्वी में कलकत्ता में ईडन गार्डन का निर्माण कराया। ईडन गार्डन जो ग्राउंड है वो भी लॉर्ड ऑकलैंड ने कराया था और ईडन ऑकलैंड की बहन थी। ईडन कौन थी? ईडन जो ऑकलैंड थी उसकी बहन थी ईडन। लॉर्ड एलनबरो 1842 से
1844 तक। प्रथम अफगान युद्ध को समाप्त किया। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अगस्त 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय और 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का जो अंत है वो लॉर्ड एलनबरो ने किया था। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो ने किया था, ठीक है। और मुगल बादशाह का कर देना है जो बंद कर दिया था वो भी एलनबरो ने किया था, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 1846 और लाहौर पर अंग्रेजी नियंत्रण व सिखों से लाहौर की संधि की और उड़ीसा की खोंड जनजाति में जो प्रचलित जो नरबली प्रथा है, मौर्य जो प्रथा है उसका है जो दमन लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 ईस्वी, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 1846, तो ये हमने देखा, ठीक है। और अब देखते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक। डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रू रैमजे था और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेजा गया डलहौजी के काल में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त 1853 में। व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत व इसके द्वारा मिलाए गए राज्यों में 1848 ईस्वी में सर्वप्रथम सतारा को हड़प लिया। इसके बाद क्रमशः जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 को हड़पा गया। कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध को तथा ऋण न चुकाने के कारण 1853 में बरार को हैदराबाद से लेकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने कहा कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विचार डलहौजी के समय हुआ और कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार 1853 ईस्वी में अब विद्युत तार सेवा की शुरुआत हुई थी। और यद्यपि भारतीय तार विभाग की स्थापना ओशेक नेशिने की अध्यक्षता में 1852 में ही हो चुकी थी। 1853 ईस्वी में मुंबई व थाने के बीच रेल लाइन चली और 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरी जो रेल लाइन है वो डाली। तो ये सब डलहौजी के काल में थे। और 1854 में डाक टिकट का प्रचलन हुआ। डाक खाना एक्ट पारित व डाक विभाग का पुनर्गठन किया गया। 1854 में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का जो डिस्पेच है वो लाया गया। और 1850 में डाक विभाग के लिए संपूर्ण देश में एक डायरेक्टर जनरल का पद है जो सर्जित किया। और सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD एवं लोक सेवा विभाग का गठन किया। PWD विभाग डलहौजी के काल में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में। डलहौजी ने 2 बारी दोआब नहर एवं गंगा नहर का निर्माण कराया था। कौन सी? दोआब नहर और गंगा नहर का निर्माण कराया। सभी बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए। मुंबई, कलकत्ता और कराची बंदरगाहों पर प्रकाश स्तंभ निर्मित करवाए और नाविकों की स्थिति में सुधार हेतु मर्चेंट सर्विस एक्ट बनाया गया। ग्रैंड ट्रक रोड, GT रोड की मरम्मत भी करवाई। और 1851 में भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी इन्होंने की थी। और 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह भी लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, ठीक है। और 1853 के एक्ट द्वारा नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई और नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 का ड्राफ्ट निर्मित किया और धार्मिक निर्योग्यता कानून 21 कास्ट डिसएबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 द्वारा धर्म परिवर्तित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। और सेना का प्रधान कार्यालय शिमला बनाया गया। सेना का जो प्रधान कार्यालय वो कहाँ बनाया गया? शिमला बनाया गया। और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्थापना है वो भी इनके शासनकाल में हुई थी। और नए अधिग्रहित क्षेत्रों के लिए अव्यवस्थापना का सिद्धांत नॉन रेगुलेशन सिस्टम लागू किया। इसके द्वारा नए अधिग्रहित प्रदेशों के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता था जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। डलहौजी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गंगा के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है, ठीक है, डलहौजी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गंगा के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो ये वैसा ही है जैसे टेम्स के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। वो 1858 के एक्ट द्वारा भारत का प्रथम वायसराय बना था, ठीक है। और सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 पारित किया गया।
लॉर्ड कैनिंग के समय। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 1855 में पारित हुआ था, वो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के काल में, ठीक है। और 1857 का विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1858 का एक्ट भी लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण क्लीमेंसी दयाशील की संज्ञा कैनिंग को दी गई है। विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण, ठीक है, क्लीमेंसी एंड दयाशील की संज्ञा कैनिंग को दी गई। और इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में भी की गई थी। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1858 मैकाले का कानून संग्रह कुछ परिवर्तनों के साथ IPC के रूप में अस्तित्व में आया। और सिविल एंड दंड प्रक्रिया संहिता भी इनके काल में हुई थी। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई। इसका प्रारूप 1833 के एक्ट के तहत मैकाले की अध्यक्षता में गठित पहले विधि आयोग के आधार पर बना था। कुशल अंग्रेज अर्थशास्त्री जॉन विल्सन ने आर्थिक सुधार प्रारंभ किए। विल्सन 1859 में भारत आया और उसने 3 कर लगाने की सिफारिश की। पहला आयकर 500 रुपये से अधिक पर, और भारत में पहली बार आयकर लागू हुआ था, वो कैनिंग के काल में हुआ था। दूसरा व्यापार पर लाइसेंस कर, और तीसरा घरेलू तंबाकू पर चूंगी। कंपनी और ब्रिटिश राज्य की सेना को एक साथ मिला दिया गया। कंपनी और ब्रिटिश राज्य की सेना थी, उसको एक साथ मिला दिया गया। 1859 ईस्वी में बंगाल किराया अधिनियम बंगाल रेंट एक्ट पारित हुआ, और यह आगरा, बिहार और मध्य प्रांत पर लागू हुआ। 1860 का नील विद्रोह किसके काल में हुआ था? 1860 का नील विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। और 1861 में स्टार ऑफ इंडिया नामक एक गैर आनुवांशिक उपाधि यूरोपीय एवं भारतीय दोनों के लिए शुरू की। स्टार ऑफ इंडिया उपाधि वो लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। क्या? लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863। ये स्टाम्प कर है जो वो इसने शुरू किया था, लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने। और लॉर्ड एल्गिन प्रथम डरहम रिपोर्ट, कनाडा पर स्वशासन रिपोर्ट थी, के लेखक लॉर्ड डरहम के दामाद थे। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी पद पर रहते हुए ही 1863 में मृत्यु हो गई। और इसके कार्यकाल में ही वहाबियों का विद्रोह हुआ। तो जो वहाबी विद्रोह वो एल्गिन प्रथम के काल में हुआ था, ठीक है। सर जॉन लॉरेंस 1863 से 1869 ईस्वी तक। भूटान के साथ 1865 ईस्वी में युद्ध हुआ था। अफगानिस्तान के मामले में कुशल आक्रमणता या शानदार निष्क्रियता, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति, जो कि स्पष्ट हस्तक्षेप की नीति थी। वैसे इस नीति की शुरुआत लॉर्ड एलनबरो के काल से मानी जाती है। उड़ीसा में 1866 ईस्वी में अकाल आयोग जॉन कैम्पबेल की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ था, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस में। और ये जो बचे हुए जो कार्यकाल था उसके लिए बना था, ठीक है, 1863, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी 1862 में जो बना था। तो फिर 63 से 69 तक ये बना, ठीक है, 3 साल। अच्छा, ये मतलब पूरे देखो, ये जो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं बनते थे, इनका जो पूरा कार्यकाल है वो पूरा कार्यकाल यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये हमने देखा उड़ीसा में 1866 ईस्वी में अकाल आयोग के कैंप लिए देखा हमने उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा अकाल में मारे गए 10 लाख लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए क्षमा याचना की थी। 1868 से 1869 ईस्वी में राजपूताना व बुंदेलखंड में भयानक अकाल और बड़ी मात्रा में रेलवे व नहरों का निर्माण। 1868 ईस्वी में पंजाब काश्तकारी अधिनियम, पंजाब टेनेंसी एक्ट व अवध काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। बिना जूते उतारे अमृतसर स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया गया। उसके बाद लॉर्ड मेयो की बात करते हैं। 1869 से 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। और भारतीय राजाओं के बालकों की शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। वैसे मेयो कॉलेज की विधिवत शुरुआत 1875 ईस्वी में हुई थी। और मेयो कॉलेज के प्रथम प्राचार्य ST जॉन थे। कौन थे? ST जॉन थे। और महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग ने 1869 ईस्वी में भारत की यात्रा की। राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा
राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124A को एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में 1870 ईस्वी में शामिल किया गया। 1870 ईस्वी के मेयो प्रस्ताव मेयो रेजोल्यूशन ऑफ 1870 द्वारा भारत में स्थानीय सुशासन का व वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और लाल समुद्र में तार बिछाए तथा कृषि विभाग की स्थापना की और मेयो ने भारतीयों को राय बहादुर एवं खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ किया। कार्यकाल के दौरान ही अंडमान द्वीप में 1872 ईस्वी में एक धर्मांध अफगान पठान द्वारा छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई और रेलवे विभाग का सरकारीकरण किया गया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का वास्तविक नाम थॉमस बेरिंग था। क्या था? थॉमस बेरिंग। और 1873-74 ईस्वी में बिहार व बंगाल के कुछ भाग में भीषण अकाल व बर्मा से चावल का आयात हुआ और 1872 ईस्वी में पंजाब में कुका विद्रोह बड़ौदा के गायकवाड़ को गद्दी से हटाया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रेली द्वारा अफगान सरदार शेर अली से संधि वार्ता हेतु जोर दिए जाने के कारण नॉर्थब्रुक ने 1876 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। लिटन एक प्रतिक्रियावादी वायसराय था। इनके कार्यों से भारतीय जन समुदाय को आंदोलित किया। दक्कन में भीषण अकाल 1876 से 1878 तथा रिचर्ड स्टेसी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग 1880 में गठित किया गया और 1877 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन, जिसमें राज उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। यह महत्वपूर्ण है कि विक्टोरिया को ये उपाधि देने की घोषणा ब्रिटिश संसद ने 1876 ईस्वी में ही कर दी थी, किंतु ये उपाधि 1 जनवरी 1877 को प्रदान की गई और इसी समय भारत में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। अतः एक कलकत्ता के अखबार ने लिखा कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा था। केसर जर्मन उपाधि है जिसका साम्य सीजर से किया गया है। कलकत्ता ने एक बार लिखा था कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा था। और रिटर्न के समय 1877 में दिल्ली दरबार में गोपाल हरि देशमुख हाथ से काटे हुए खादी के कपड़े पहनकर गया था, जबकि विश्वनाथ नारायण मांडलिक खादी कपड़े पहनकर काउंसिल गए थे। और 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया 1878 में उनके काल में। और 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट पारित, जिसके 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना व उसका व्यापार करना दंडनीय अपराध बन गया और यूरोपियों व एंग्लो इंडियंस पर यह कानून लागू नहीं होता था। 1878 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम जो आयु है वो कितनी 21 वर्ष से घटाकर कितनी 19 कर दी गई, 19 वर्ष कर दी गई। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 एवं अफगानिस्तान के मामले में कुशल आक्रमणता की नीति त्याग कर अग्रगामी नीति फॉरवर्ड पॉलिसी का पालन किया गया। लॉर्ड लिटन ने वायसराय को परामर्श देने के लिए देशी राजाओं की एक प्रिवी काउंसिल बनाने का सुझाव दिया, जो अस्वीकृत हो गया, लेकिन यही सुझाव 1919 के एक्ट द्वारा स्वीकृत हुआ और 1921 में नरेंद्र मंडल के रूप में ये संस्था अस्तित्व में आई। और लिटन ने मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण करते हुए 29 वस्तुओं पर आयात कर हटा दिया और सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क आधा कर दिया और इससे भारतीय वस्त्र उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश उद्योग को लाभ पहुंचा। 1879 में वैधानिक नागरिक सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की शुरुआत हुई, जिसके तहत उच्च कुल के कुछ भारतीयों को वैधानिक जनपद सेवा में नियुक्त किया जाना था। ये नियुक्तियां प्रांतीय सरकारों की सिफारिश पर भारत सचिव की स्वीकृति से की जाती थी। इसकी संख्या संस्रावित जनपद सेवा की संख्या का केवल 1/6 हो सकती थी और 8 वर्ष बाद ही वैधानिक नागरिक सेवा बंद कर दी गई। लॉर्ड लिटन एक विख्यात कवि, उपन्यासकार, निबंध लेखक था और उसे साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ लिटन ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। 1880 में इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की पराजय के साथ लिटन ने त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 उदारवादी वायसराय कहलाता है। ये उदारवादी वायसराय कहलाता है।
द ड्यूटी ऑफ एज रिपन की पुस्तक है। द ड्यूटी ऑफ एज किसकी है? रिपन की पुस्तक है, द ड्यूटी ऑफ एज। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 भी इसके लॉर्ड रिपन के काल में आया। लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में पारित प्रथम फैक्ट्री कानून में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि की घंटों को सीमित किया गया, जिसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक व 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यविधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। और शिक्षा के लिए 1882 ईस्वी में हंटर आयोग की जो नियुक्ति है वो भी इनके काल में हुई थी। 1881 ईस्वी में भारत की पहली नियमित जनगणना की शुरुआत, भारत की पहली नियमित जनगणना, रेगुलर जनगणना की शुरुआत कश्मीर व नेपाल को छोड़कर, ठीक है। इसके बाद हर 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना हुई। ध्यातव्य है कि इससे पहले 1872 ईस्वी में एक अनियमित जनगणना हो चुकी थी। 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लोगों को राजनीतिक व लोकप्रिय शिक्षा देना था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, इसका उद्देश्य लोगों को राजनीतिक एवं लोकप्रिय शिक्षा देना था, ठीक है। कब? 1882 ईस्वी में। मेयो द्वारा प्रारंभ वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में राजस्व को 3 भागों में बांटा। पहली था कि साम्राज्यवादी मत, इंपीरियल, और दूसरा विभक्त मत, डिवाइडेड, और तीसरा प्रांतीय मत यानी कि प्रोविंशियल। और इल्बर्ट विवाद 1883-84। इल्बर्ट भारत सरकार का विधि सदस्य था और इल्बर्ट ने 1883 ईस्वी में भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय मजिस्ट्रेटों के समान अधिकार दिलाने के लिए विधेयक तैयार किए, जिसके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को भी फौजदारी मामलों में यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित था, ठीक है। और ब्रिटिश जाति ने बिल का प्रबल विरोध किया और इस विरोध को सफेद विद्रोह कहा जाता है। और रिपन मूल बिल पास कराने में असफल रहा और 1884 ईस्वी में इसे संशोधित रूप से पारित किया जा सका, जिसके तहत यूरोपीय अपराधी ज्यूरी की मांग कर सकते थे, जिसके आधे सदस्य यूरोपीय हो। लॉर्ड रिपन सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय वायसराय था। लॉर्ड रिपन सबसे पॉपुलर भारतीय वायसराय था, जिसने द्वितीय अफगान युद्ध को, जो सेकेंड अफगान वॉर हुई थी, उसको, और 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। 1882 में वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको समाप्त किया और रिपन को भारतीय नागरिकों द्वारा महानुभाव रिपन, जेंटलमैन रिपन तथा फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा भारत का उद्धारक भी कहा गया है। तो ये दोनों किसकी उपाधि है? महानुभाव रिपन और भारत का उद्धारक, जेंटलमैन एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये लॉर्ड रिपन को कहा गया, ठीक है। तो ये दोनों उपाधियाँ इनकी रिपन की है। और सिविल सेवा में न्यूनतम प्रवेश की जो आयु है 19 वर्ष से बढ़ाकर पुनः 21 वर्ष कर दी गई। 19 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 21 वर्ष कर दी गई रिपन के काल में, ठीक है। पहले जो बढ़ाकर है जो 21 से वापस 19 कर दी गई थी, तो इसमें है जो पुनः 19 से बढ़ाकर वापस 21 कर दी गई। और 1831 ईस्वी में बेंटिक द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को 1881 ईस्वी में पुराने राजवंश को पुनः लौटा दिया। रिपन ने 1882 ईस्वी में कुछ समय के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रमेश चंद्र मित्र को नियुक्त किया और वे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। और रिपन ने ग्लेडस्टन द्वारा मिस्र में भेजी गई भारतीय सेना की टुकड़ी के व्यय के विवाद पर त्याग पत्र दे दिया और मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करना, मेरे शब्दों से नहीं, ये रिपन ने कहा था। मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं, ये रिपन ने कहा था। मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। और रिपन की विदाई के समय जनता धर्मशाला से मुंबई तक पैदल गई थी। रिपन की विदाई के समय जो जनता थी वो धर्मशाला से मुंबई तक पैदल गई थी। उसके बाद लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं। 1884 से 1888 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी में, तब वह बर्मा का जो अंतिम रूप से पूर्ण अधिग्रहण 1886 में कर दिया गया। और डफरिन के समय बंगाल, अवध
और पंजाब में क्रमशः 1885, 86 व 87 में टेनेसी एक्ट पारित किए गए थे। 1886 ईस्वी में डफरिन ने सिंधिया को ग्वालियर पुनः सौंप दिया। डफरिन के समय इंपीरियल सर्विस कोर की स्थापना हुई। और 1886 ईस्वी में एट चिंसन के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। डफरिन ने कहा कि अंग्रेजों को वह पाठ सदा याद रखना चाहिए जो उन्होंने 1857 में भयावह अनुभवों से सीखा था। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी तक था। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी। 1891 में दूसरी फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। सेकंड फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। ठीक है, पहला कब हुआ था? 1881 में हुआ था। ठीक है, दूसरा 1891 में, 10 साल बाद। 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। भारत परिषद अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था और इसके समय भारत और अफगानिस्तान के बीच सर मोर्टिमर ड्यूरेंट ने 1893 में सीमा रेखा तय की, जो ड्यूरेंट रेखा कहा जाती है। ये अभी भी नल्ले पाक और अफगानिस्तान के बीच विवादित रेखा है, सीमा रेखा है। ठीक है, और 1891 का जो मणिपुर विद्रोह हुआ था वो भी इनके काल में, लॉर्ड लैंसडाउन के काल में हुआ था। ठीक है, और भारतीय रियासतों की सेना को संगठित किया उन्होंने। भारतीय रियासतों की जो सेना थी उनको संगठित किया और उन्हें साम्राज्य सेवा सेना, इंपीरियल सर्विस आर्मी का नाम दिया, ISA। 1891 में सहवास व्यय अधिनियम या सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित, जिसके द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी? 12 वर्ष कर दी गई थी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ये था 1894 से 99 तक। 1895 में चित्राल में विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? चित्राल में। और 1896 से 97 का महान दुर्भिक्ष प्लेग महामारी भी फैली थी इनके काल में, एल्गिन द्वितीय के काल में। ठीक है, और छोटा नागपुर में मुंडाओं ने विद्रोह किया। जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का 1897 में गठन किया गया और भारतीय सेना का एकीकरण किया गया था और भारत को तलवार के बल पर जीता गया है। और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है। ठीक है, और 1898 में पुलिस अन्वेषण में अंगुली छापा, फिंगरप्रिंट का प्रयोग हुआ था। इसके बाद लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 सबसे अधिक अलोकप्रिय एवं प्रतिक्रियावादी वायसराय। कर्जन ने सीमांत युद्ध लड़ा और द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, ये इन्होंने किताब लिखी थी। और एडमंड बर्क एन ओपन लेटर टू लॉर्ड कर्जन लिखी थी। और रोनाल्ड से ने कर्जन की जीवनी लिखी थी। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 ईस्वी में लॉर्ड एम्पिटल कार्यवाहक गवर्नर जनरल वायसराय रहे। अतः कर्जन के 2 कार्यकाल थे। 1899 में भारतीय मुद्रण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पाउंड को भारत में ग्राह्य लीगल टेंडर बनाया गया और उसका मूल्य 15 रुपये निर्धारित किया गया था। ठीक है, कर्जन ने किया था। और 1901 ईस्वी में भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कार्रवाई की। और 1901 में कृषि के विकास के लिए कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति तथा कृषि विभाग का गठन किया गया। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का निर्माण किया गया। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून का निर्माण एवं व पुरातत्व विभाग की स्थापना की। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक बने। ठीक है, कलकत्ता कॉर्पोरेट एक्ट 1899 द्वारा निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कटौती। कर्जन के समय 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार हुआ। ठीक है, कर्जन के समय 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार हुआ। और एडवर्ड सप्तम अल्बर्ट ब्रिटेन के सम्राट थे। 1904 में आर्टिफिशियल सिगरेट अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन व स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का गठन व पुराने उत्तरी पश्चिमी प्रांत से आगरा, अवध व आगरा को निकालकर संयुक्त प्रांत बनाया गया। 1904 ईस्वी में कर्जन
कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन लहासा तिब्बत गया और लहासा की संधि 1904 की। 1905 में भारत लोक सेवा मंडल का गठन हुआ कर्जन के काल में। ठीक है। और 1905 में पूसा तत्कालीन बंगाल में वर्तमान बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1934 के भूकंप में यह नष्ट हो गया था। वह पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र को इसी नाम से दिल्ली में स्थापित किया गया और झेलम नहर का निर्माण करवाया गया। और भारत को स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड में शामिल किया गया और सोने की मुद्रा को कानूनी सिक्का घोषित किया गया। 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, पंजाब लैंड एंड एडिनेशन एक्ट पारित किया गया। ठीक है। और किचनर जांच के तहत प्रत्येक सैनिक बटालियन को एक कड़े परीक्षण से गुजरना आवश्यक था। कर्जन ने वाणिज्य व उद्योग विभाग की स्थापना की। सबसे अधिक रेलवे लाइन कर्जन के काल में बनी एवं रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ। कर्जन का कार्यकाल शिष्ट मंडलों एवं आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग वर्ष और अध्यक्ष। अकाल आयोग 1900 ईस्वी में सर एंटोनी मैकडोनल्ड था इसका आयोग, ये कर्जन के काल में। ठीक है। सिंचाई आयोग ये 1901 का है, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ था। और रेलवे सुधार आयोग 1901 में थॉमस रॉबर्टसन। और पुलिस आयोग सर एंड्रयू फ्रेजर 1902 का है। विश्वविद्यालय आयोग ये सर थॉमस रेले का, ये इंपॉर्टेंट है, थॉमस रेले था, 1902 का है। तो कर्जन के काल में कितने आयोग बने थे? अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, रेलवे सुधार आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग, ये 4 आयोग बने थे, 5 आयोग। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के समय भारत में सहकारिता की शुरुआत हुई। भारत में सहकारिता की शुरुआत किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। और 1904 ईस्वी में गांवों में सहकारी समितियों की स्थापना की गई। 1901 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना राजाओं तथा प्रतिष्ठित परिवारों के युवकों को अच्छे ढंग से सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। ठीक है। और कर्जन ने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। कर्जन फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति भी इन्होंने अपनाई थी। और 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया। कर्जन किचनर विवाद 1902 में किचनर को भारत में सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। किचनर ने यह प्रस्ताव रखा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से सैनिक सदस्य का पद समाप्त कर दिया जाए और सेना संबंधी कार्यों का उत्तरदायित्व केवल सेनापति को ही सौंप दिया जाए। कर्जन ने किचनर के प्रस्ताव का विरोध किया, किंतु जब ब्रिटिश सरकार ने किचनर का पक्ष लिया तो कर्जन ने इसे अपमान समझा और कर्जन ने 1905 में त्यागपत्र दे दिया। सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा, वर्तमान नल्ले पाकिस्तान में है, एक कॉलेज इंग्लैंड के कैम्बरले कॉलेज के नमूने पर खोला गया। भारतीय सेना को किचनर ने 2 कमानों में विभाजित किया। उत्तरी कमान का प्रधान केंद्र मरी और प्रहार केंद्र पेशावर नल्ले में है तथा दक्षिणी कमान का प्रधान केंद्र पूना और प्रहार केंद्र क्वेटा थे। कर्जन उस मोटर चालक के समान है जो रोज गाड़ी चमकाता है पर उन्हें पता नहीं कि जाना कहाँ है, ये मॉन्टेग्यू ने कहा था। गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है। तो गोखले ने औरंगजेब की तुलना किससे? कर्जन से, मतलब कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी गोखले ने। ठीक है। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1813 तक था। ठीक है। ये उसका पुत्र था। और मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था। 1907 मुस्लिम लीग का गठन लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1907 में आंग्ल रूस समझौता हुआ था और मार्लो मिंटो सुधार 1909 भी इनके काल में, मिंटो द्वितीय के काल में आया था। और शुरू अधिवेशन 1907 कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारिणी में
नियुक्त प्रथम भारतीय बने। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम की मृत्यु व जॉर्ज पंचम सम्राट बना। और राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए लॉर्ड मिंटो ने अगस्त 1906 में सर A.T. अरुंडेल की अध्यक्षता में अपनी कार्यकारिणी के 4 सदस्यों की समिति गठित की, जिसने अक्टूबर 1906 में रिपोर्ट दी। मिंटो द्वितीय राजनीति से अधिक घुड़सवारी में रुचि रखता था। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ये 1910 से 1916। ये लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 1844 से 1848 का पुत्र था और 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आने वाला वो एकमात्र ब्रिटिश सम्राट था। जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की 1911 ईस्वी में। और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बना। और 23 दिसंबर 1912 को जब हॉर्डिंग राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो चांदनी चौक में उन पर बम फेंका गया। ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और गांधी जी इनके काल में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और इनके काल में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के काल में ही वो भारत लौटे थे गांधी जी। 1912 ईस्वी में एल्सिंगटन आयोग बना और सूरत का नमक विद्रोह हुआ था। लॉर्ड सैम्सफोर्ड ये 1916 से 1921 तक, इसमें इनके कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है। 1918 में भारतीयों को सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति थी। ठीक है। सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति थी भारतीयों को। ठीक है। और सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बने। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है वो बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बने। और मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड सुधार नियम भी इनके काल में लाया गया। मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड सुधार 1919 का। ठीक है। और तीसरा अंग्ल अफगान युद्ध 1919 ये सैम्सफोर्ड के काल में हुआ था। और 1921 में एक संधि द्वारा अफगानिस्तान को विदेशी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया। 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताशकंद में महेंद्रनाथ राय ने स्थापना की थी। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक। प्रिंस ऑफ वेल्स 1 नवंबर 1921 को भारत आगमन आया। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। ठीक है। मोपला विद्रोह भी लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। ठीक है। मोपला विद्रोह भी लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। ठीक है। 1922 ईस्वी में छोरा छोरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, वो भी रीडिंग के काल में। ठीक है। 1926 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली में अब्दुल रशीद नामक मुस्लिम द्वारा हत्या कर दी गई। स्वामी श्रद्धानंद की। ठीक है। और लॉर्ड रीडिंग यहूदी थे। कौन थे? यहूदी थे। और वे इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। कौन? लॉर्ड रीडिंग। तो कौन था जिसको मतलब इंग्लैंड का मुख्य न्यायाधीश भी रहा था और भारत का गवर्नर जनरल भी रहा था, तो वो कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है। और मुड्डी मैन समिति रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जो प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित थी। तो मुड्डी मैन समिति किससे संबंधित थी? प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित थी। कौन सी? मुड्डी मैन समिति। ठीक है। और ये किन के काल में थी? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी तक। ठीक। 1927 ईस्वी में अंग्रेज सरकार व देशी रियासतों के संबंधों की जांच के लिए बटलर समिति नियुक्त की और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। बटलर कमीशन इंडियन स्टेटस कमीशन के आमुख कथन सर्वोपरि सत्ता सर्वोच्च है। और 31 अक्टूबर 1921 को इरविन ने दीपावली घोषणा पत्र जारी किया जिसका संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से था। शारदा एक्ट 1929 भी पारित इनके काल में होता है। शारदा एक्ट 1929 लॉर्ड इरविन के काल में पारित हुआ था। ठीक है। लॉर्ड इरविन के काल में पारित हुआ था। 1929 ईस्वी में इरविन को ले जा रही बग्गी पर बम फेंका गया। 1929 में ही जतिन दास की लाहौर जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। और गांधी जी द्वारा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो इनके काल में हुई थी। लॉर्ड इरविन के काल में हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। और 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। साइमन कमीशन 1928 भारत में इरविन के काल में आया था। और 1929 में भारतीय श्रम पर
व्हीटले आयोग की नियुक्ति जिसने जुलाई 1931 में रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। विलिंगटन ने संयम को मुसोलिनी कहा था। क्या कहा था? मुसोलिनी कहा था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे 1931। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 1931 से 1934 तक कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया एवं इसके 1,20,000 सदस्य गिरफ्तार हुए। तो ये किसके कार्यकाल में थे? लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 भी लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। और 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से समापन हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। और 1934 में बिहार में भूकंप आया था। लॉर्ड लिंडलेड को 1936 से 1944। इसके कार्यकाल में 1938 में बैरन ब्रेबर्न कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहे। और 8 अगस्त 1940 8 अगस्त एंड 1940 को वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव दिया। ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी लॉर्ड लिंडलेड के कार्यकाल में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी लॉर्ड लिंडलेड के कार्यकाल में हुई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में वो भी लॉर्ड कौन था? ये लिंडलेड के कार्यकाल में हुई थी। और लिंडलेड को अप्रैल 1933 में बनी भारतीय वैधानिक सुधारों की संयुक्त प्रवर समिति का भी अध्यक्ष था। 1935 के अधिनियम का ढांचा बनाने में भी इनका प्रारूप बनाने में भी इनका हाथ था लिंडलेड का। और मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। और अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन भी लिंडलेड के कार्यकाल में हुआ था। और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए चैटफील्ड कमेटी बनी। कौन सी कमेटी? चैटफील्ड कमेटी। वो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित थी, जो कि लॉर्ड लिंडलेड के कार्यकाल में बनी थी। लॉर्ड वेवेल अर्थात 1944 से 1947 ईस्वी तक। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुई थी। शुरुआत लिंडलेड के कार्यकाल में हुई थी और समाप्ति लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक रहा, उनके कार्यकाल में, शासनकाल में हुई थी। 1945 में शिमला सम्मेलन में लीग को भावी संवैधानिक सुधारों पर एक प्रकार से वीटो मिला। और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत किसके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल 1944 से 1947 तक है। ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था वेवेल के कार्यकाल में। और 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में, 1946 में हुई थी। ठीक है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा में 30 जून 1948 तक भारत के स्वतंत्र होने की बात कही थी। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वे 24 मार्च 1947 को भारत के वायसराय बने और जून 1948 तक गवर्नर जनरल पद पर रहे। ठीक है। और थर्ड जून प्लान 3 जून 1947 की घोषणा के अनुसार माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 तक भारत के विभाजन की घोषणा की। और माउंटबेटन नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद के अध्यक्ष थे। नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद के अध्यक्ष थे। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री एटली ने भारत की स्वतंत्रता का विधेयक पेश किया, जिस पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने अपने हस्ताक्षर किए। कब किए थे? 18 जुलाई 1947 को। और 14 अगस्त 1947 को एक नल्ले नाम का स्वतंत्र राष्ट्र रूप में निर्माण हुआ नल्ले का। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान से 15 अगस्त। सर क्लाउड आचिन लैक ब्रिटेन के भारत में अंतिम सेना अध्यक्ष सर्वोच्च कमांडर रहे और 1943 से 15 अगस्त 1947 तक रहे। 27 अगस्त 1979 को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के आतंकवादियों ने माउंटबेटन की हत्या कर दी। 27 अगस्त 1979 को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के आतंकवादियों ने माउंटबेटन की हत्या कर दी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई इनके काल में
श्री राजगोपालाचारी के कार्यकाल में हुई थी और हैदराबाद के निज़ाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी उनके कार्यकाल में हुई थी। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति मनोनीत हुए। ठीक है। भारतीय न्याय प्रणाली का विकास। 1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पारित हुआ। ठीक है। 1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत 1867 ईस्वी में उच्च न्यायालय तथा सदर दीवानी न्यायालय का विलय कर कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन हुआ। 1858 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता और 1859 ईस्वी में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता लागू हुई। वॉरेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में दीवानी एवं निजामत अदालत एवं कलकत्ता में सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालत बनवाई। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतें समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय सर्किट कोर्ट्स स्थापित किए, जिनमें से 3 बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है। सर्किट कोर्ट 3 बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए था। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा 19 अध्याय 19 यूनिट 19 राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता क्या है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अध्याय 19 राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता।